आज का सेशन पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान से आप लोग देखिए। यहां पर आप लोगों को दोस्तों अलग अलग मान दिए गए हैं और आप लोगों को यहां पर इसका मिलान करना है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। आप लोगों को सभी को पता है 9000 माइक्रोमीटर है। देखो 9000 माइक्रो क्या होता है आपको पता है, 10 की पावर -6 कोई बोलते हैं। तो ये क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, इस वाले को बताइए। ठीक है दोस्तों, 9 ये जो 1000 है इसको क्या मैं 10 की पावर 3 लिख दूं, बिल्कुल लिख दीजिए। और ये आपका 10 की पावर -6 है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं, ये 10 की पावर 3 है, 10 की पावर -6 को 10 की पावर -3 और 10 की पावर -3 लिख दूं, बिल्कुल लिख दो। 10 की पावर -3 होता है मिली, तो क्या मैं इसको मिलीमीटर बोल सकता हूं। और ये आपका 10 की पावर 3 10 की पावर -3 कट जाएगा, तो क्या इसको मैं 9 मिलीमीटर बोल सकता हूं। तो बी आप लोगों का 3 से कनेक्ट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट होगा। दोस्तों सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप लोग 100 से भाग लगाओगे, तो 250 में जब आप लोग 100 से भाग लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा, 2.5 मीटर बन जाएगा। तो सी आप लोगों का 4 से कनेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों का बी आ रहा है 3 से कनेक्ट, ठीक है। और सी आप लोगों का 4 से हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन बैठ रहा है। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग जानते हो कि 1 फुट में आप लोगों का होता है कितना, 0.3048 मीटर होता है, 0.3048 मीटर होता है। तो दोस्तों 10 फुट में आप लोगों का कितना हो जाएगा, 3.048 मीटर। अगर इसको आप लोगों को mm में बदलना है तो 1000 से जब गुना करोगे तो 3048, तो डी आप लोगों का क्या हो जाएगा, 1 से कनेक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो ऑप्शन नंबर बी ऐसा सही हो जाएगा। यार्ड आप लोग जानते हो क्या होता है, देखिए दोस्तों 1 यार्ड 3 फुट के बराबर होता है। और अगर 1 यार्ड मीटर की बात करें तो 0.914 मीटर के बराबर होता है। तो 2.5 यार्ड में कैसे करोगे, तो अगर 1 यार्ड इतने मीटर के बराबर है तो जब इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों का ये हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन बन गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेम्परेचर के आप लोगों को अलग अलग मान दिए हुए आप लोगों को मिलाना है ना। देखिए आप लोग सभी जानते हैं वाटर यानी जल का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, हिमांक क्या होता है, कौन से टेम्परेचर पे वो जम जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस। क्या आप लोगों को पता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो आप लोगों को शायद पता होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो आप लोगों को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग सीधे आप लोग बता दोगे कि 3 और ये सी आपका कनेक्ट होगा। सेम दोस्तों अगर आप लोगों को सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, सिंपल 273 ऐड करें, यानी 100 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर है, जैसे 273 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 373 हो जाएगा। लो आपका 2b से कनेक्ट हो गया। दोस्तों 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना है, कैसे आप लोग करेंगे, तो 298 केल्विन में से जब 273 माइनस करोगे तो सेल्सियस आ जाएगा। तो ये बेसिकली 25 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो 25 डिग्री सेल्सियस क्या 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है क्या, तो आप लोग करके देख लो। C/5 बराबर होता है F-32/9। तो यहां पर आप लोग 25 रखोगे तो 25/5 हो गया 5, 5 × 9 हो गया 45। तो 45 बराबर हो गया F-32। तो F बराबर कितना हो जाएगा, 45 + 32। क्या ये 77 आ रहा है क्या, बिल्कुल। तो 1 आपका ए से हो जाएगा। तो A1 B2 C3 ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। नहीं दोस्तों मयंक जी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का कोर्स नहीं है, अब इधर ध्यान दीजिए, आ जाओ। क्वेश्चन में आप लोगों से बोला जा रहा है 10 ग्राम आपके पास में आइस है, बर्फ है। दोस्तों जो बर्फ है ये कितने हैं आपके पास में, सर 10 ग्राम आपके पास में बर्फ है। इस बर्फ का टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस है। बहुत बढ़िया। आप लोग दोस्तों इसको मिक्स कर रहे हो, ठीक है, पानी के साथ में। ये जो पानी है, ठीक है, दोस्तों पानी का तापमान दिया हुआ है तो 10 डिग्री, सर हिंदी में लिखना मैं भूल गया। तो आपके पास में पानी है कितना है, 10 ग्राम है। पानी का टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। आप लोग इन दोनों को मिक्स कर रहे हो तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, क्वेश्चन में आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। आगे बात समझ में, कोई परेशानी
कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए अब दोस्तों मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से आप लोग समझो। मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात बोलना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो अगर पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के से घट के 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, मान लो, तो ये कितनी हीट लूज करेगा, कितनी ऊष्मा का त्याग करेगा? कोई बता सकते हैं? कोई बता सकता है क्या? अगर पानी का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस हो गया तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है, ये होता है m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। ठीक है, वो वाली हीट जो त्यागने पर टेम्परेचर कम हो जाता है या वो वाली हीट जो कि ग्रहण करने पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, उस हीट को बोलते हैं सेंसिबल हीट, हिंदी में बोलते हैं संवेदनशील ऊष्मा। और संवेदनशील ऊष्मा का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो ये होता है। तो इसने कितनी संवेदनशील ऊष्मा या कितनी सेंसिबल हीट त्यागी, आप लोग इस फॉर्मूले से कर सकते हो। तो द्रव्यमान कितना था इस पानी का? 10 ग्राम था। लो, इसके साथ में मैंने इसका मात्रक भी लिख दिया। यहां पर एस होता है स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा। कितनी है पानी की? दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है सर 1। इसका मात्रक क्या है? साथ में लिख लो, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और टेम्परेचर में कितना चेंज होगा? 10 से 0 कितना चेंज हुआ? 10 डिग्री सेल्सियस का हुआ। तो ये सेल्सियस से सेल्सियस कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, 10 इंटू 10 100 कैलोरी। क्या दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई? अगर पानी का तापमान 10 से 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो कितनी हीट ये त्यागेगा? 100 कैलोरी त्यागेगा। यहां तक बात क्लियर है क्या? यहां तक बात क्लियर है? बिल्कुल सर। अब चलिए दूसरी बात। दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है कि यार ये पानी जो हीट त्यागेगा, ये हीट किसके पास में जाएगी? बर्फ के पास में जाएगी। बर्फ इस हीट का इस्तेमाल कहां पर करेगा? अपना टेम्परेचर बढ़ाने में करेगा। आगे बात समझ में? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि -10 डिग्री सेल्सियस की आइस है, अगर आप लोग इसका टेम्परेचर बढ़ा के 0 डिग्री सेल्सियस करना चाहते हो आइस का टेम्परेचर, तो कितनी हीट इसको देनी पड़ेगी? कितनी सेंसिबल हीट देनी पड़ेगी? कितनी संवेदनशील ऊष्मा देनी पड़ेगी? इस फॉर्मूले से निकाल लो। बर्फ भी आपकी 10 ग्राम थी, इसकी स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा कितनी दी गई है बर्फ की? 0.5। और टेम्परेचर में कितना परिवर्तन लाना है? -10 से 0 यानी 10 का परिवर्तन लाना है। तो यह आप लोगों को 50 कैलोरी हीट चाहिए। आगे बात समझ में? यहां तक बात क्लियर है? ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि पानी अगर 100 कैलोरी हीट दे भी देगा तो इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? एक तो बर्फ का तापमान बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए? क्योंकि 100 कैलोरी हीट दे रहा है, बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक करने के लिए हमको केवल 50 कैलोरी हीट चाहिए। यानी इसका तापमान आपके पास में क्या गया? 0 डिग्री सेल्सियस की आइस मिल गई। अब देखते हैं और टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? तो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस को 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए उसको बोलेंगे लेटेंट हीट यानी आपकी गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा आइस की दे रखी है 80 कैलोरी पर ग्राम, यानी 1 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस की आइस को 1 ग्राम के 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट करने के लिए 80 कैलोरी चाहिए। तो आपके पास में 100 में से 50 तो इधर लगा दी, बची कितनी? 50। तो आप लोगों के पास में इतनी हीट सफिशिएंट नहीं है कि आप लोग आइस को मेल्ट करवा पाए, आइस को पानी में कन्वर्ट करवा पाए। पहले पानी में कन्वर्ट करवाओगे तब जाके फिर पानी का टेम्परेचर हो सकता है और बढ़े, लेकिन इतनी हीट ही नहीं है। तो जो भी हीट ये आपका पानी त्यागेगा उसका इस्तेमाल हो जाएगा, ये पूरी की पूरी आप लोगों की 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगी। और फिर कुछ हीट 0 डिग्री सेल्सियस की आइस को 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट कर देगी अल्टीमेटली, और टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए, बताओ दोस्तों। आपके पास में एक इलेक्ट्रिक हीटर है, इस हीटर की पावर आपको बता रखी है, शक्ति बता रखी है 1000 वॉट। दोस्तों वॉट को क्या मैं जूल पर सेकंड भी बोल सकता हूं क्या? यानी जो हीटर है वो 1 सेकंड में 1000 जूल आपको हीट दे सकता है, ऊष्मा दे सकता है। अब इसके बाद छोड़ दो, इस हीटर का इस्तेमाल आप लोग कहां पर कर रहे हो?
आपके पास में 2 किलोग्राम पानी है जिसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो आप इस हीटर का इस्तेमाल कर रहे हो 20 डिग्री सेल्सियस के पानी को इसके क्वथनांक यानी 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने में, और आप चाहते हो ये 100 डिग्री सेल्सियस का पानी 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प में कन्वर्ट हो जाए। तो आप लोग इसके लिए हीटर की मदद ले रहे हो। क्वेश्चन में बोला गया है कि हीटर कितने समय में ये काम कर पाएगा। पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको टोटल हीट की आवश्यकता कितनी है। तो आपको एक तो 20 डिग्री सेल्सियस के पानी को 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट करने के लिए हीट चाहिए, साथ में 100 डिग्री सेल्सियस के पानी को 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए हीट चाहिए। ठीक है, तो टोटल कितनी हीट चाहिए? वह हीट जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाए उसको बोलेंगे सेंसिबल हीट यानी संवेदनशील ऊष्मा, और उसका फॉर्मूला होता है ये m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। तो इसका द्रव्यमान कितना था? 2, मैंने लिख दिया इसके नीचे मात्रक किलोग्राम। पानी की स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा कितनी दी गई है? सर दी गई है 4200। इसका मात्रक क्या है? नीचे लिख देता हूं, जूल पर किलोग्राम केल्विन। टेम्परेचर में कितना चेंज लाना है? 20 से 100, 80 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन लाना है। टेम्परेचर में जो चेंज है वो सेल्सियस में ले लो या केल्विन में ले लो, आंसर सेम आता है। तो मैंने बोल दिया 80 केल्विन का परिवर्तन लाना है। ठीक है, तो ये केल्विन से केल्विन कट जाएगा, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा। दोस्तों टोटल कितने आ रही है हीट बताओ? ठीक है, टोटल कितनी आ रही है मैं करके बता देता हूं, है ना। 2 गुना 4200 गुना 80, सॉरी 2 गुना 4200 गुना 80, ये आपको इस वाले कार्य के लिए कितनी हीट चाहिए? 6,72,000 जूल हीट चाहिए। क्लियर है? अब बात आती है दोस्तों इस वाले कार्य के लिए कितनी चाहिए। तो वह हीट जो 100 डिग्री सेल्सियस के पानी को 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प में कन्वर्ट कर दे, उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो बोला जा रहा है कि 1 किलोग्राम 100 डिग्री सेल्सियस के पानी को 100 डिग्री सेल्सियस के वाष्प में कन्वर्ट करने के लिए इतनी हीट चाहिए। तो आपके पास तो 2 किलोग्राम पानी, जस्ट डबल कर दो तो 2.26 का जो डबल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? मैं करके बताता हूं। 2.26 का जो डबल 4.52, तो 4.52 इंटू 10 की पावर 6 इतने आप लोगों को चाहिए। या फिर आप लोग बोल सकते हो 452,000 इतनी हीट चाहिए। तो टोटल हीट आपको कितनी चाहिए दोस्तों? इसको और इसको जोड़ दो, कितना आएगा बताओ? अरे क्वेश्चन बढ़िया है या नहीं है बताओ? टोटल हीट आप लोगों को चाहिए इतनी आ रही है 5192,000। क्या ये सही आ रहा है क्या सभी का? बताओ, क्या ये सभी का आंसर यही आ रहा है क्या? अब दोस्तों आपका हीटर 1 सेकंड में 1000 जूल दे रहा है, 2 सेकंड में 2000 जूल दे देगा, 3 सेकंड में 3000 जूल दे देगा। तो टोटल इतने हीट देने के लिए, टोटल इतनी ऊष्मा देने के लिए कितना समय लगाएगा? इसमें दोस्तों डिवाइड कर दो 1000 का, तो आपका आंसर आ जाएगा 5192 सेकंड। दोस्तों किस किस को समझ में आया? किस किस को समझ में आया? क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन आपको देखने में लग सकता है कि यार सर पता नहीं क्या ही क्वेश्चन है, बट सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। आपको टोटल हीट कितनी चाहिए पहले हमने ये निकाल लिया। हीट दे कौन रहा है? हीटर दे रहा है। कैसे दे रहा है? 1 सेकंड में 1000 जूल देता है। तो टोटल कितना समय लेगा इतनी सारी हीट देने के लिए? ये आप लोग इजीली निकाल सकते हो। जो बोल रहे हैं कि सर डिफिकल्ट है, तो भैया एएलपी भूल जाओ आप। इस बार जो 2024 का जो सीबीटी 2 हुआ था 2025 वर्ष में, उसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे। अगर आप लोग 2019 का आप लोग देखोगे ना, तो ऐसे ऐसे भर भर के क्वेश्चन आए ना, आपके दिमाग हिल जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाओ। सर मुझे सीबीटी 1 के लिए कौन सा बैच लेना है, ये मुझे भी इसकी जानकारी नहीं है। आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर लो 7374019437। ठीक है, चलिए दोस्तों क्लियर है? आ जाओ, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, बताओ।
समान लंबाई और समान क्षेत्रफल वाली दो छड़ है आपके पास में, दो रॉड है। चलो एक रॉड ये रही, इसकी लंबाई मैं L मान लेता हूं, इसका एरिया मैं A मान लेता हूं। ठीक है दोस्तों, एक रॉड तो दी गई है कॉपर की, और दोस्तों इसी लंबाई, ठीक है, और इतने ही एरिया की एक दूसरी रॉड है आयरन की। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों। हर पदार्थ की एक थर्मल कंडक्टिविटी होती है, ऊष्मीय चालकता होती है। इस वाले की जो थर्मल कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी को K से डिनोट करते हैं, तो जो थर्मल कंडक्टिविटी है कॉपर की वो दी गई है कितनी, 400 वॉट पर मीटर केल्विन, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 80 वॉट पर मीटर केल्विन दी गई है। बोला जा रहा समान तापमान अंतर के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल इस सिरे और इस सिरे, मान लो इस सिरे का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, यहां का है 20, यानी तापमान में अंतर कितना हो गया, 80 डिग्री सेल्सियस। यहां पर भी इस सिरे का टेम्परेचर 100 है, इसका 20 है, इन दोनों सिरों के तापमान का अंतर कितना हो गया, 80 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है कि जो हीट फ्लो होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे होती है। तो यहां पर भी कॉपर में भी इस सिरे से इस सिरे में हीट का फ्लो होगा दोस्तों, आयरन में भी इस सिरे से इस सिरे में हीट का फ्लो होगा। तो बोला जा रहा है प्रति सेकंड, मतलब अगर एक सेकंड में इससे कितनी हीट फ्लो हो रही है और एक सेकंड में इससे कितनी हीट फ्लो हो रही है, उसका रेशो बताओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो हीट फ्लो होती है वो किस किस पे डिपेंड करती है, किसकी लंबाई कितनी है, वो दोनों की सेम है तो ये भूल जाओ। डिपेंड करता है ये एरिया कितना है, दोनों का सेम है तो भूल जाओ। डिपेंड करता है इन दोनों सिरों के तापमान का अंतर क्या है, दोनों में सेम है, भूल जाओ। डिपेंड करता है दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, अब वो अलग अलग है। जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी उसमें हीट ज्यादा फ्लो होगी, तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, इसकी कम है, तो इसमें हीट ज्यादा फ्लो होगी। किस रेशो में होगी, दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी का रेशो ले लो, तो 400:80 यानी 5:1। ऑप्शन नंबर बी समझ में आया या नहीं आया, बताओ। बनना है एएलपी और क्लासेज में आते नहीं हो। कल पहली क्लास थी तो बड़ा जोश था, लगभग 3000 बच्चे देख रहे थे। आज भैया गायब हो गए, केवल लगभग 1700 देख रहे हैं। फिर बोलते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होता है, ऐसे ही बन जाओगे क्या एएलपी। चलिए अब दोस्तों दूसरा तरीका बताऊं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बिल्कुल सर, कुछ भी तरीका नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं कि एक सेकंड में किसी रॉड या किसी छड़ से कितनी हीट ट्रांसफर होती है उसका फॉर्मूला क्या है, दोनों सिरों के तापमान का अंतर क्या है गुना थर्मल कंडक्टिविटी गुना एरिया बट्टे इसकी लंबाई, ये फॉर्मूला है। अब देखो इस वाले केस में, दोनों केस में लंबाई समान थी तो कंपैरिजन कुछ है ही नहीं, एरिया समान था तो कंपैरिजन था ही नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम था, तो बस के पे डिपेंड कर रहा है। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आराम से आप लोग देखिए, बताओ दोस्तों। आपके पास में एक ठोस बेलन है, ठीक है, इसका द्रव्यमान आप लोगों को दिया हुआ है 5 किलोग्राम। दोस्तों इसकी डेंसिटी आपको दे दिया, घनत्व दे दिया 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बहुत बढ़िया। अब आपको बोला गया है कि जो पानी है ना, ये पानी में पूरी तरीके से डूबा हुआ है, ये पूरी तरीके से डूबा हुआ है, क्वेश्चन में साफ बोला गया है। और डूबना चाहिए भी, क्यों, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, पानी की डेंसिटी से ज्यादा है। अब आप लोगों से बोला जा रहा है इसका आभासी भार क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है इस बेलन का भार क्या होगा, तो भार कैसे निकालते हो, m इंटू जी। m का मान है 5, स्मॉल g का मान अगर आप लोग 10 बोलोगे तो क्या हो जाएगा, 50 न्यूटन इसका भार हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया है इसका आभासी भार क्या है, एपेरेंट वेट क्या है। दोस्तों जब आप लोग पानी में किसी चीज को डालते हो तो क्या हल्की प्रतीत होती है, क्या हल्की प्रतीत होती है क्या, बताओ। जैसे mg जो इसका पहले लग रहा था वो अभी भी लगेगा,
तो सर हल्की प्रतीत क्यों हो रही है, नीचे इतनी आसानी से क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जब भी किसी वस्तु को किसी लिक्विड में डालते हो तो लिक्विड इस पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगाते हैं जिसे बोलते हैं बायंसी फोर्स यानी उत्प्लावन बल। तो जो नेट फोर्स नीचे की ओर अब लग रहा है वो कितना लग रहा है, mg माइनस एफ बी लग रहा है, या 50 माइनस एफ बी लग रहा है। इसे ही बोलेंगे आभासी भार। अब हमको लग रहा है एक्चुअल में भार इतना रह गया, तो कैसे निकाले? पहले बायंसी फोर्स निकालो, उत्प्लावन बल निकालो। तो जब हम लोग इसको इसमें लेकर आएंगे तो जो लिक्विड होगा इस पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगाएगा बायंसी फोर्स। से कैसे निकालेंगे? बायंसी फोर्स क्या होता है, उत्प्लावन बल क्या होता है? विस्थापित तरल, पहले ये देख लो कितना तरल विस्थापित हुआ, विस्थापित तरल, डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बीटेक करी है? जिन्होंने बीटेक करी है वो लिखो बीटेक, जिन्होंने डिप्लोमा करी है वो डिप्लोमा लिखो, जिन्होंने आईटीआई करी है वो आईटीआई लिखो, लिखो। तो अगर आप में से कोई बच्चे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा अपने इंजीनियरिंग में, फ्लूइड मैकेनिक्स, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट काफी पढ़ा होगा। और ये जो आईटीआई वाले हैं ना, ये बीटेक वाले तुमको लेने नहीं देंगे, इसलिए बोल रहा हूं ढंग से पढ़ लो। ये बीटेक वाले ऐसे नोच के खा जाएंगे अपन लोगों को। तो ये ज्यादा ही हा हु हा मत करो, पढ़ लो, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। ठीक है, आ जाओ। अब मान लीजिए मैं बोलता हूं 2 किलो पानी इधर उधर गया, तो पानी का द्रव्यमान अगर मैं m मानूं जो इधर उधर गया, डिस्प्लेस हुआ, तो भार कैसे निकालेंगे? m इंटू जी। अब दिक्कत यह है मुझे पता ही नहीं कि 2 किलो पानी इधर उधर गया या 3 किलो इधर गया, तो कैसे निकालू ये? तो दूसरा फॉर्मूला लगाता हूं, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब मुझे पानी की डेंसिटी पता है, मुझे यह नहीं पता कितना आयतन इधर उधर गया है। अब वापस समस्या आ गई, अब वापस समस्या आ गई, तो क्या करें? वॉल्यूम कैसे निकालूं? वॉल्यूम कैसे निकालूं? कैसे निकालूं वॉल्यूम? कैसे निकालूं? तो दोस्तों अगर आपको सिलेंडर का वॉल्यूम पता होगा, सिलेंडर का आयतन पता होगा, तो दोस्तों सिलेंडर पूरा आ गया। तो जितनी जगह सिलेंडर ने ली उतना ही तो पानी इधर उधर जाएगा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास का मान दिया हुआ है 5 किलोग्राम, डेंसिटी का मान दिया हुआ है 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, 5/5000 यानी 1/1000। इतना आयतन आ गया। कोई दिक्कत है क्या? तो बस इसको इधर लग दो। पानी की डेंसिटी आपको सभी को पता है 1000 होती है, या 10 की पावर 3 बोल दो। वॉल्यूम पानी का भी उतना ही होगा, जितना उतना ही पानी विस्थापित होगा जितना सिलेंडर का था। तो 1/1000 या 1/10 की पावर 3 बोल दो। स्मॉल जी का मान 10 हो गया, तो ये कटा, आपका आंसर आ गया 10 न्यूटन का बल लग रहा है। बायंसी फोर्स कितने का लग रहा है? 10 न्यूटन का। तो 50 माइनस 10 बराबर 40, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितने लोगों का आ चुका था बताओ? एक बच्चा बोल रहा सर पिछली बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आए थे, तो मैं क्या करूं? ज्यादा आए थे तो 2019 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा आए थे, तो आपको सभी प्रकार की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोग ज्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि ऐसा ही एक क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी करा था। दोस्तों बोला जा रहा है पानी में आपने एक वस्तु डाल दी, एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, एक पिंड डाल दिया जिसकी डेंसिटी है 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पानी की डेंसिटी आप सभी को पता होनी चाहिए 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो पानी की सतह के ऊपर कितना पार्ट रहेगा, तो इसका कितना पार्ट डूबेगा ये कैसे निकालोगे? डेंसिटी लेनी है आपको बॉडी की, पिंड की, बटे डेंसिटी लेनी है वाटर की। तो बॉडी की, इस पिंड की डेंसिटी थी 750, वाटर की थी 1000,
तो 10 से 10 कटा, 100 से गुना करोगे, परसेंटेज का साइन लगाओगे तो इसका 75% भाग क्या होगा, पानी के अंदर होगा। कितना परसेंट भाग पानी के अंदर होगा ये कैसे निकालेंगे, उसकी डेंसिटी बटे पानी की डेंसिटी। तो 75% भाग पानी के अंदर होगा तो 25% बाहर होगा यार। पानी की सतह के ऊपर कितना होगा, 25% होगा। चलिए बताएंगे क्वेश्चन। इस बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए गए एरर, त्रुटि के, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के, ठीक है। जबकि आईटीआई में है ही नहीं एक्चुअली में, उन्होंने क्या क्लास 11 की वहां से उठा के पूछ लिए। एनीवे मैं आप लोगों को पूरा करवा ही दिया है मैंने, आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दोस्तों आप लोगों से बोला गया है एक राशि है जो कि कैसे निकलती है, इसका फॉर्मूला है ए का स्क्वायर करना है, बी का क्यूब करना है, ऐसे आप लोग कैलकुलेट करोगे। अच्छा पहले एक चीज आप लोग मुझे समझो, देखो प्लीज दोस्तों, एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, इसकी लंबाई है L, चौड़ाई है B, तो इसका एरिया यानी क्षेत्रफल कैसे निकालते हो, लंबाई गुना चौड़ाई निकालते हो। दोस्तों अगर मान लो लंबाई थी इसकी 10 मीटर और चौड़ाई थी 5 मीटर, तो एरिया का मान आना चाहिए था 50। बोलो आना चाहिए था नहीं आना चाहिए था। लेकिन मान लो मैंने आपको लंबाई गलत बता दी, मान लो 10 की जगह 10.2 बता दी और चौड़ाई भी 5 की जगह मान लो 4.8 बता दी, तो क्या एरिया में गड़बड़ आएगी या नहीं आएगी। तो मैं आपको यह बोलना चाह रहा हूं कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ है, एरर है, इसमें कुछ एरर है, तो इसमें भी एरर आएगा या नहीं आएगा, बोलो। तो देखिए अगर आप लोगों को इसमें निकालना है परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि का मतलब क्या है, कितना एरर आया बटे कितनी राशि पे आया, ठीक है। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या है, कोई बता सकता है क्या। सिंपल सा याद रखना, जब भी ऐसे पावर में हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो क्या करना है, इसके पावर में जो है उसको आगे ले आओ और क्या करना है, परसेंटेज एरर इन ए। अब जोड़ना है, फिर ये जो पावर है इसको आगे ले आओ और फिर क्या करना है, परसेंटेज एरर इन बी, ठीक है। तो सॉल्व करो, तो परसेंटेज एरर इन ए में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, 2 है, बहुत बढ़िया, प्लस 3 गुना ये बी में परसेंटेज एरर कितना है, 3 है, तो 2 इंटू 2 4, 3 + 3 9, तो टोटल कितना परसेंटेज एरर आ जाएगा, 13% का, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, फॉर्मूला याद रख लोगे, आगे ऐसा क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर लोगे क्या, ये फॉर्मूला याद रख लोगे क्या, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यहां पर आप लोगों को दिया हुआ है सार्थक अंकों की संख्या आप लोगों को बतानी है, बताओ बताओ बताओ। देखिए कितने सार्थक अंक है, कुछ नियम है सार्थक अंक को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो आप लोगों के सार्थक अंक होते हैं। तो इनमें से एक सार्थक अंक तो मुझे दिख ही रहा है, आगे बात समझ में। दूसरा नियम दोस्तों, जो लीडिंग जीरो होते हैं, स्टार्टिंग के जो जीरो होते हैं वो सार्थक नहीं होते, तो यार इनको तो हटा दो आप। तीसरा नियम, दशमलव के बाद अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है, दशमलव के बाद में अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है, तो उसके बाद के जो जीरो होंगे वो सार्थक अंक होंगे। तो ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है, ये पहले से था, तो कुल सार्थक अंक कितने होंगे, 4 होंगे। समझ में आया क्या। तो जो भी सी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ, आराम से करो।
देखिए दोस्तों, दो रजिस्टर है, प्रतिरोधक है। इस वाले प्रतिरोधक, इस वाले रजिस्टर का जो रजिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 100 प्लस माइनस 3 ओम। यानी वो बोल रहा है कि देखो 100 ओम है, लेकिन मैं, आप प्लस माइनस 3 मान के चलो, हो सकता है 103 तक भी हो या 97 ओम भी हो, मुझे नहीं पता, कुछ एरर है, मुझे एक्चुअल में नहीं पता, या मैंने कैलकुलेट करने में कुछ गलती कर दी, कोई बात नहीं है। दोस्तों दूसरा रजिस्टर है, दूसरा प्रतिरोधक है, हमने पूछा भैया इसका रजिस्टेंस कितना है, तो इसका रजिस्टेंस बोला जा रहा है 200 प्लस माइनस 4, कि भैया 200 है, प्लस और माइनस 4 भी हो सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया आपने इसको सीरीज में जोड़ दिया, एक श्रृंखला में जोड़ दिया, तो समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? सिंपली क्या करते हो, पहले वाले का प्रतिरोध प्लस दूसरे वाले का। अगर मान लो इस वाले का प्रतिरोध 100 ओम होता है, इसका 200 होता, तो हमारा आंसर हो जाता 300 ओम, ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है कि यार यहां पर भी एरर है, यहां पर भी एरर है। तो हम लोगों को जो अपना फाइनल आंसर देना है वो एरर के साथ में देना है कि कितना एरर हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी एडिशन, यानी जब भी आप लोगों का योगात्मक, जब भी कोई दो राशि ऐड हो रही है, जैसे यहां पर R1 प्लस R2, दो राशियां ऐड हो रही है ना, दो प्रतिरोध ऐड हो रहा है ना, तो जब भी दो राशियां ऐड होती है तो आप लोगों को कैसे लिखना है फाइनल आंसर? दोनों को जोड़ना तो है ही, साथ में प्लस माइनस करके जो इनके एरर है वो भी जोड़ दो। यानी 100 प्लस 200 300 तो कर ही दिया, साथ में प्लस माइनस करके इसके जो एरर है, इसका था 3, इसका था 4, दोनों को जोड़ दो, तो 300 प्लस माइनस 7 ओम, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। बताओ करवाया था ये नहीं करवाया था, याद है, भूल गए? सब भूल गए आप लोग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भूल गए सब है, रिवीजन अच्छे से नहीं है आपका। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 5 ओम प्रतिरोध वाले तार से, दोस्तों एक वायर है, एक तार है, इसका रजिस्टेंस, इसका प्रतिरोध आपको दे दिया 5 ओम, बहुत बढ़िया। इस वायर में करंट फ्लो हो रही है, कितनी हो रही है? 4 एंपियर हो रही है। कितने समय के लिए हो रही है सर? 10 मिनट के लिए हो रही है। अब दोस्तों यार आप लोग करंट का इस्तेमाल कर रहे हो तो बिजली का बिल भी आएगा। बोला जा रहा है आपके वहां पर बिजली का जो बिल आएगा वो 8 रुपए आएगा प्रति किलोवाट आवर की खपत के लिए। अब ये क्या है गुरुजी, मुझे समझ ही नहीं आया। कोई बात नहीं, देखो, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, वॉट या किलोवाट ये किसका मात्रक होता है? वॉट या किलोवाट किसका मात्रक होता है, कोई बता सकता है क्या? पावर का होता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग इस पहले निकाल लो कितने पावर की खपत हो रही है, कितनी शक्ति की खपत हो रही है। कैसे निकालेंगे? तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? अलग अलग फॉर्मूले सुने होंगे, एक तो V इंटू आई सुना होगा, एक आपने V बराबर होता I इंटू आर, वैसे करोगे तो एक फॉर्मूला ये आ जाएगा। तो क्या मैं ये फॉर्मूला अगर मैं लगा दूं तो मुझे पता पड़ जाएगा कि कितनी पावर की खपत हो रही है, कितनी शक्ति की खपत हो रही है? बिल्कुल। तो कितनी करंट फ्लो हो रही है इसमें? 4, 4 का स्क्वायर 16, रेजिस्टेंस कितना था? 5, 16 पंजे 80। सारे मैंने ऐसा ही मात्रक इस्तेमाल कर रहे हैं तो शक्ति का भी ऐसा ही मात्रक ही आएगा, यानी 80 वॉट की खपत हो रही है। अगर मैं इसको किलोवाट में निकालना चाहूं तो क्या करोगे? 1000 से भाग लगा दोगे तो 0.08 किलोवाट की खपत हो रही है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? किसी को बताओ, यहां तक बात समझ में आ गई क्या? बोलो। अब 0.8 किलोवाट की खपत हो रही है, बहुत बढ़िया। कितने समय के लिए हो रही है? 10 मिनट के लिए हो रही है। अगर इसको घंटे में मैं कैलकुलेट करूं तो मिनट में जब 60 से भाग लगा दे तो घंटा जाता है, यानी 10/60, यानी 1/6 घंटे के लिए हो रही है। 1/6 घंटे के लिए हो रही है। तो टोटल कितना किलोवाट आवर हुआ? 0.8 इंटू 1/6, 0.8 इंटू 1/6, बताओ। 0.8 को मैं लिख दूं 8/10। अच्छा, ये 0.8 को लिख दूं 8/10,
तो कुल मिला के 8/60 आ गया। इतने किलोवाट आवर की खपत हो रही है, बताओ। क्लियर है? तो 8/60 का मतलब कितना हुआ, मैं एक बार कैलकुलेट करके बता दूं। 0.133 इतने किलोवाट आवर की खपत हो गई है। तो अगर 1 किलोवाट आवर की खपत होती तो 8 रुपए का खर्चा आता, आपका तो केवल इतना हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा आंसर बताओ। 1.06। सॉरी, कुछ गड़बड़ करिए क्या, एक बार चेक कर लो मैंने। सॉरी, कुछ गड़बड़ करिए क्या, बताओ क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर की जब खपत करते हो तो 8 रुपए बिजली का बिल आता, आप तो इतना ही कर रहे हो केवल। तो गुना करके देखो कितना आ रहा है, बताओ किस किस का आंसर आ रहा है। 1.06 या 1 पॉइंट ऐसे कुछ आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है मेरा तो। सही है क्या? 0.08 लेना है सर। कैसे लेना है 0.08? अच्छा, हाँ हाँ, ये गड़बड़, बिल्कुल सही बोल रहा है एक बच्चा, केवल एक स्टूडेंट है जिसने बिल्कुल सही बोला है, अपन ने गड़बड़ कर दी। यहां पर 0.08 था, अपन ने क्या लिख दिया, 0.8 लिख दिया, गलत कर दी ना अपन ने। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 0.8 नहीं है, 0.08 है। तो आपका आंसर जो आएगा है ना 0.08 है, तो 0.08 बोल दो या 8/100 बोल दो या 8/600 बोल दो, तो ये कितना आ रहा है, 8/600, 0.0133, और जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 0.1066, या इसको आप लोग राउंड फिगर में 0.11 भी बोल सकते हो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार। क्वेश्चन बढ़िया था या नहीं था? मजा आया नहीं आया क्वेश्चन में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2019 में इस तरह के कम से कम एक एक शिफ्ट में दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछे गए। आ जाओ दोस्तों, 3 रजिस्टर है, एक रजिस्टर, दूसरा और तीसरा, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। पहले वाले का प्रतिरोध है 2 ओम, दूसरे वाले का है 3 ओम, तीसरे वाले का है 6 ओम। ठीक है, क्वेश्चन में आप लोगों से बोला जा रहा है यदि सर्किट में कुल करंट 11 एंपियर की फ्लो हो रही है, तो आप लोगों को बताना है कि इसमें कितनी करंट जाएगी, क्योंकि जो 11 एंपियर है वो बटेगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, इसमें कितनी जाएगी अभी बताते हैं। पहले आप लोग क्या मुझे बता सकते हो क्या, कितने वोल्ट की बैटरी लगाई आपने? अगर आप लोग पहले ये निकाल दोगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। देखो, एक तरीका तो क्या है, 11 एंपियर को बांट दो इसमें, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, कितने वोल्ट की बैटरी लगाई है आप लोगों को निकालनी है। तो मैं मान लेता हूं 20 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो V बराबर, अच्छा पहले इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एलसीएम लिया, इधर 6 इधर आया, 3 इधर आया, 2 इधर आया, 1 आ रहा है, तो 1/R बराबर 1 आया, तो R इक्विवेलेंट बराबर आ गया 1 ओम। तो V बराबर होता है I इंटू आर। कितने वोल्ट की बैटरी लगाई अभी बताता हूं, इससे करंट कितनी निकली थी 11, टोटल रेजिस्टेंस कितना था 1, यानी दोस्तों 11 वोल्ट की बैटरी लगाई। दोस्तों ये समझ में आ गया क्या, 11 वोल्ट की बैटरी लगाई। जब भी रजिस्टर पैरेलल में होते हैं, समांतर में होते हैं, तो सभी के लिए वोल्टेज का मान समान रहता है। तो ये जो 3 ओम वाला जो रजिस्टर है, इसके सिरों पर भी वोल्टेज कितना होगा, 11 होगा। इसका रेजिस्टेंस कितना है, 3 है। इसमें फ्लो होने वाली करंट को मैं I मान लेता हूं, तो लगाओ V बराबर I इंटू आर। आई का मान हो जाएगा V/R। V का मान था 11, आर का मान 11/3 कितना आ रहा है, 11/3 क्या 3.6 के आसपास आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर डी किस किस का आ चुका,
अरे आंसर आया या नहीं आया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों एक गतिशील पिंड है, यानी गति कर रहा है, तो पहले इसका जो संवेग था हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, 50% बढ़ा दिया, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने परसेंट बढ़ जाएगी? तो आप लोगों को पता है किसी भी वस्तु की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला जानते हो, एक तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है, एक फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बाय 2m, जहां पर p क्या है, मोमेंटम है, संवेग है। तो अगर संवेग को बढ़ाओगे तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, ये बात क्लियर है। आपने दोस्तों मैथ्स में इस प्रकार के क्वेश्चन करे हैं क्या? पहले मुझे बताओ, मैथ्स में करे हैं क्या? कि एक रेक्टेंगल है, एक आयत है, अगर इसकी लंबाई हम लोग 5% से बढ़ा दे और इसकी चौड़ाई 10% से बढ़ा दे तो एरिया कितना परसेंट से बढ़ जाएगा? तो एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो अगर इसमें आप लोग कुछ परसेंट जैसे में इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो पहले वाले में जो इंक्रीमेंट कर रहे हो प्लस दूसरे वाले में जो इंक्रीमेंट कर रहे हो प्लस पहले वाले में जो किया दूसरे वाले में किया बट्टे 100, ऐसा आता है क्या? ये कॉन्सेप्ट आता है क्या? पहले मुझे ये बता दो, ये राइट वाला ये कॉन्सेप्ट आता है क्या? यार आपने सीबीटी 1 पास करा है और भी आपने अच्छे से मैथ्स पढ़ी है, मेरे हिसाब से आप सभी को ये वाला कॉन्सेप्ट आता होगा। तो आपको यहां पर भी अगर कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे तो मोमेंटम का स्क्वायर को मैं मोमेंटम इंटू, देखो इसमें भी इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, तो इसमें भी होगा। तो फॉर्मूला लगा दो सीधे, 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 बट्टे 100, तो ये 100 प्लस 125% आ जाएगा यार। आगे बात समझ में? हाँ, सक्सेसिव मेथड जो भी आप लोग बोलते होंगे, मुझे नहीं पता सक्सेसिव बोलते हो या क्या बोलते हो, जो भी हो, है ना, मतलब आप। चलिए बताओ। दस किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, पहले इसकी चाल क्या थी? जब भी कोई सीधी रेखा में चलता है, चाल बोल दो वेग बोल दो, बात बराबर है। पहले इसका वेग था 6 मीटर पर सेकंड। दोस्तों इसकी चाल को बढ़ाकर या इसके वेग को बढ़ाकर आप लोग 10 मीटर पर सेकंड करना चाह रहे हो, तो कितनी कार्य करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी? तो पहले एनर्जी कितनी थी? जब भी कोई गति करता है उसका उसमें गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, पहले इतनी थी 1/2 इंटू 10, 6 का स्क्वायर 36, तो 10/2 हो गया 5, 5 इंटू 36 कितना हो गया? आप कर लो। बाद में कितना हो गया? 1/2, 10 वेग हो गया 10, 10 का स्क्वायर 100, तो 10/2 हो गया 5, 5 इंटू 100, 5 इंटू 100। तो यहां से बढ़कर इतना हो गया, तो वो कैसे बढ़ा? क्योंकि आपने वर्क करा है, आपने एनर्जी दी है। कितनी दी है देख लो, कितना बड़ा, इसमें से माइनस कर लो। अरे समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा? तो 64 इंटू 5 320 जूल आ रहा होगा आपका आंसर। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। दोस्तों एक पेंडुलम के गोलक को उसके निम्नतम बिंदु से 1.25 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है। देखो दोस्तों ये कोई बॉब है, लोलक, जब आप लोग इसको छोड़ोगे ये कुछ ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे, तो कहीं ना कहीं ये इसका एलपी है, लोएस्ट पॉइंट, निम्नतम बिंदु, और मान लो यहां तक जा रहा है ये, तो बोला जा रहा है कि अपने लोएस्ट पॉइंट से कितनी ऊंचाई तक जा पा रहा है ये? 1.25 मीटर की ऊंचाई तक जा पा रहा है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, वो यहां से कितनी ऊंचाई पर है? 1.25 मीटर की ऊंचाई पर है। तो यहां से आप लोग छोड़ रहे हो, तो जब यहां से छोड़ रहे हो तो इस पॉइंट पे उसका वेग क्या होगा? दोस्तों जैसे आपने छोड़ा, मान लेते हैं वो ऐसे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, इस पॉइंट पे उसका वेग है v। कोई दिक्कत है क्या? दोस्तों आप लोग इसे ही जमीन मान लो, इसे ही रेफरेंस मान लो। इस पॉइंट को मैंने बोला a, इस पॉइंट को मैंने बोला b। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई a पॉइंट पर? फॉर्मूला लगाओ mgh। मान लो इसका द्रव्यमान था m, जमीन से h ऊंचाई पे था 1.25 पे, तो m इंटू जी इंटू 1.25।
या जी का मान आप लोग कितना मान लो, 10 मान लो, ठीक है। कितना हो जाएगा ये आपका 100 का 10 से 12.5 एम हो गया, बहुत बढ़िया। यहां पर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, गतिज ऊर्जा नहीं है, केवल आपने इसे पकड़ रखा है। जैसे छोड़ोगे इस जगह पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, वेलोसिटी v, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बी पॉइंट पे, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं होगी बी पॉइंट पे, तो क्योंकि सोई रेफरेंस मान रहे हो, इसे ही मान रहे हो, तो टोटल एनर्जी दोनों पॉइंट पे बराबर कर दो। बेसिकली 12.5 एम को आप लोग बराबर कर दो 1/2 एम वी स्क्वायर से। तो एम से एम कटा, ये 12.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 225, तो 225 बराबर वी स्क्वायर। कुछ गड़बड़ करिए क्या दोस्तों, कुछ गड़बड़ करिए, मेरे को लग रहा है कि मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या। हाँ, v बराबर √2gh लगा लो, कैसे भी लगा लो, तो √2gh लगा लो। g का मान है 10, h का मान है 1.25 या 125/100, तो ये 100 कटा 10 से 10 बार में, 10 कटा 2 से 5 बार में, 125/5 कितना हो जाएगा 25। 5 आंसर आ रहा है। फिर यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे मिस्टेक कर दे, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है मैंने। अरे यार ये रही ना, 2 को जब इधर मल्टीप्लाई करोगे, 12.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 225 थोड़ी आएगा, 25 आएगा, 25 आएगा, ठीक है। चलिए आ जाओ, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दोस्तों, एक कण की एक निश्चित बिंदु पर गतिज ऊर्जा 800 जूल है। जैसे दोस्तों एक पॉइंट ये मान लेता हूं, यहां पर किसी वस्तु की या किसी कण की गतिज ऊर्जा है 800 जूल। यदि यह ऊपर की ओर बढ़ता है, ठीक है, यहां से ऊपर जा रहा है, तो जैसे कुछ ऊपर जाता है उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा धीरे धीरे कम होती है। तो बोला जा रहा ऊपर जाने पे 300 जूल की स्थितिज ऊर्जा प्राप्त करता है। मान लो यहां पर जो स्थितिज ऊर्जा थी उससे 300 जूल और बढ़ गई, तो स्थिर ऊर्जा बढ़ी, इसका मतलब काइनेटिक ऊर्जा कम हुई, काइनेटिक एनर्जी कम हुई। तो इसकी नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो यहां से 300 जूल कम कर लो, 500 जूल आंसर आएगा। बढ़िया क्वेश्चन था या नहीं था, अरे बढ़िया क्वेश्चन था या नहीं था। ठीक है, चलिए बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो पेंसिल का लेड है, आपको पता है ना अंदर लेड होता है और इसके चारों लकड़ी होती है, तो ये लेड जो होता है ये किससे मिलकर बना होता है, कोई मुझे बताएगा। ये ग्रेफाइट प्लस क्ले, मिट्टी से मिलकर बना होता है। अगर क्ले की मात्रा ज्यादा होगी तो उस पेंसिल को हार्ड बोलेंगे, कठोर बोलेंगे, और ग्रेफाइट की मात्रा अगर ज्यादा हुई, इसका मतलब क्ले की मात्रा कम हुई, तो उसको सॉफ्ट बोलेंगे। तो अगर मोर क्ले तो पेंसिल होगी हार्ड, कठोर, और कठोर पेंसिल से लिखावट काफी हल्की आती है। और अगर क्ले की मात्रा कम हुई तो उस पेंसिल को सॉफ्ट बोलेंगे, और सॉफ्ट पेंसिल से लिखावट काफी डार्क होती है, काफी गहरी होती है। तो सबसे सॉफ्ट पेंसिल बतानी है, सॉफ्ट पेंसिल से लिखावट काफी बढ़िया आएगी, ब्लैक आएगी, काली आएगी। तो जैसे 2B से ज्यादा जो ब्लैक होती है, या मैं बोलूं जो ज्यादा सॉफ्ट होती है वो 3B होती है, इससे ज्यादा 6B होगी, है ना, ऑप्शन नंबर डी। जिसमें जितना ज्यादा H आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 2H से ज्यादा 4H, ये H का मतलब वो उतनी ज्यादा हार्ड है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जो विमांकन होता है, विमांकन क्या होता है, विमा लिखने का तरीका। जैसे मुझे ये लिखना है कि ये 30 mm है, तो मैं कैसे लिखूं, ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं
या कैसे लिखूं, या मान लो मुझे ये लिखना है कि ये 20 mm है, तो कैसे लिखूं, ऐसे लिखूं 20 या ऐसे, या फिर ऐसे टेढ़ा लिखूं या कैसे लिखूं। तो देखिए दोस्तों, विमा लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, या मैं बोलूं विमांकन के अलग अलग तरीके होते हैं। दो मुख्य तरीके क्या है, एक तो है अलाइंड डायमेंशनिंग यानी संरेखीय विमांकन, और एक होता है यूनिडायरेक्शनल डायमेंशनिंग यानी एक दिशीय विमांकन। दोस्तों समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहे हो? देखो, एक होता है यूनिडायरेक्शनल यानी एक दिशीय, और एक होता है अलाइंड यानी संरेखीय, रेखा के साथ में लिखोगे। क्लियर है? रेखा टेढ़ी है तो कुछ नहीं, रेखा के साथ में लिखो। जैसे देखो, रेखा ऐसी है तो रेखा के ऊपर लिख दिया, अगर रेखा ऐसी हो रही है तो बिल्कुल रेखा के साथ ऐसे लिखो। जबकि इसमें क्या है, एक ही दिशा में होना। यहां पर क्या है, जैसे मान लो रेखा टेढ़ी है तो रेखा के साथ में अक्षर को भी टेढ़े रखने पड़ेंगे, यहां पर एक ही दिशा में होंगे। जैसे 30, 20, 10, 50, 16 एक ही दिशा में ये। क्लियर है? अगर जैसे मान लो ऐसे है तो कोई नहीं, रेखा को तोड़ के लिख दो, लेकिन दिशा एक ही होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा कि हम लोग लेफ्ट से राइट में पढ़ सके। अगर ऐसे ऊपर हो रहा है तो कोई बात नहीं, बीच में रेखा को तोड़ के लिख दो, लेकिन एक ही दिशा में होना चाहिए, इसको बोलेंगे यूनिडायरेक्शनल। तो यूनिडायरेक्शनल में क्या होगा, सभी जितनी भी डायमेंशन है क्षैतिज रूप से संरेखित होती है और विमांकन रेखा के केंद्र में छोड़े गए अंतराल में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। ठीक है, आगे बात समझ में। ये एक बच्चा था जो बार बार ऐसे साइन बना रहा था, बफरिंग जैसे, बफरिंग जैसे, जिससे सर ज्यादा ध्यान दे, जिससे लगे कि बफरिंग हो रही है, उसको ब्लॉक कर दिया मैंने। ऐसे हरकतें क्यों करते हो यार? यहाँ पर एलपी सीबीटी 2 वाले इतने प्यारे बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से बच्चे हैं कि सर ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा, और सर सीबीटी 1 के लिए मैं क्या करूं, सर मैं ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूं तो सर मैं ये पढ़ लूं क्या। अब उनको सिलेबस ही नहीं पता तो बताओ क्या लेंगे वो सिलेक्शन है? आ जाओ, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। आप ये ना सोचे कि सर ये तो मैथ्स का आ गया, नहीं। आपको पता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपके ज्योमेट्रिकल फिगर है, ज्यामितीय आकृति है, ठीक है। तो बहुभुज ये भी तो एक प्रकार की आकृति है। तो बोला जा रहा है यदि एक समबहुभुज, दोस्तों देखो पॉलीगन किसको बोलते हैं, जो 3 या 3 से अधिक भुजा से बनी बंद आकृति को बोलते हैं बहुभुज यानी पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन किसको बोलते हैं, जहां पर सभी भुजाएं समान लंबाई की हो और सभी आंतरिक कोण समान हो। जैसे ये कितनी भुजा वाला समबहुभुज है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप लोग किसी भी पॉलीगन में देखोगे कई इंटरनल एंगल बनते हैं, जैसे यहां पर 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो आप लोगों से बोला गया है कि एक पॉलीगन ऐसा है जिसका एक इंटरनल एंगल है कितना, 135 डिग्री। तो बताओ इसमें टोटल भुजा कितनी है? ठीक है, देखो जितने भी इंटरनल एंगल्स होते हैं उनका जो योग होता है वो होता है ये, और एक इंटरनल एंगल का मान क्या होता है, इसमें n का भाग लगा दो। तो एक इंटरनल एंगल का मान दिया हुआ है 135, तो आप लोग n का मान बताओ कितना आ रहा है। तो n माइनस 2 इंटू 180 बराबर 135 n, है ना, और 180 n बराबर 18 36 360 बराबर 135 n, और ये कितना आ जाएगा 145 n बराबर 360। तो n बराबर आ जाएगा 360 बट्टे 45। कितना आ रहा है ये, 45 2 4 कितना आ रहा है बताओ जल्दी से, 8 आ रहा है क्या? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी ये 8 भुजा वाला है बहुभुज है। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? क्लियर है? चले आगे, बताओ, बताइए आराम से। यदि कोई नक्शा ऐसे पैमाने पर तैयार किया जाता है जहां 5 किलोमीटर की वास्तविक दूरी को कागज पर 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है,
तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी निरूपक भिन्न बताओ। देखो दोस्तों, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग जब ड्राइंग बनाते हैं तो वास्तव में जो है उससे काफी कम बनाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अपने घर का नक्शा बना रहे हो, अब जो आर्किटेक्चर है उन्होंने बताया कि यार घर में ये कमरा होना चाहिए 12 फुट बाय 12 फुट का। अब क्या उस नक्शे में पॉसिबल है क्या कि वो 12 फुट का वो बना पाएंगे लाइन, है ना? तो वो क्या कर लेंगे, हो सकता है वो एक जस्ट एक एग्जांपल 1 सेंटीमीटर, यहां पर 1 सेंटीमीटर का मतलब है रियल में 1 फुट। या जब दोस्तों जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, घड़ी के जो पुर्जे होते हैं, उसकी ड्राइंग बनाओगे वहां पर आप लोगों को एक्चुअल में बड़ा बनाना पड़ेगा। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होता है, वास्तव में या मैं बोलूं ड्राइंग में आप लोग क्या लेंथ बना रहे हो बटे एक्चुअल लेंथ क्या है। तो देखो एक्चुअली में क्या था, 5 किलोमीटर यानी 5000 मीटर, या मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो क्या करोगे, 5000 को 100 से गुना कर दो। इतने सेंटीमीटर को आप लोग कितने सेंटीमीटर से दर्शा रहे हो, 10 सेंटीमीटर से दर्शा रहे हो। ध्यान रखना ऊपर और नीचे मात्रक समान होने चाहिए। तो ये कटा तो कितना आ जाएगा, 1/50,000 आ रहा है ये, ऑप्शन नंबर सी। मैं फिर से बोल रहा हूं, मात्रक दोस्तों सेम लेना, अगर इधर सेंटीमीटर है तो इधर भी सेंटीमीटर, गलती मत कर देना। कहा आपने 5 किलोमीटर को सिंपल लिख दिया 5000 मीटर जल्दबाजी में, और ये ऊपर 10 सेंटीमीटर था ही, आपने काट फूट के आंसर ला दोगे आप लोग, है ना, 1/50 या 1/500। तो ये गलती आप लोग ना करें, समझ में आ रहा है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे। एक ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप प्रणाली में, बेसिकली एक ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप की बात हो रही है, जिसे हिंदी में हम लोग और क्या बोलते हैं, लंबकोणीय प्रक्षेप भी बोलते हैं। तो दोस्तों प्रोजेक्शन होता क्या है, चित्र बनाने का एक तरीका। अब दोस्तों चित्र जो आप लोग बनाओगे वो कहां पर, एक तल पर बनाओगे जिसे बोलेंगे प्रोजेक्शन प्लेन, प्रक्षेप तल। अब जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, इसका आप लोग चित्र बनाने जा रहे हो, तो यहां से लाइन निकालते हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं, लाइन को प्रोजेक्टर्स। अब देखिए अगर जो प्रोजेक्टर्स है, अगर वो प्रोजेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर है, और अगर प्रोजेक्टर आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, जैसे दोस्तों यहां पर आप 3 प्रोजेक्टर देख पा रहे होंगे, तो अगर प्रोजेक्टर आपस में एक दूसरे के पैरेलल है और प्रोजेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस प्रकार के प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप को आप लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोग्राफिक। ठीक है, तो यहां पर ऑर्थोग्राफिक में ये 90 डिग्री पे होती है प्रोजेक्शन प्लेन से। अच्छा आप लोग मुझे एक छोटी सी बात बता सकते हैं क्या, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, अभी पता पड़ेगा तैयारी कैसी है आपकी, है अभी पता पड़ेगा तैयारी कैसी है। बताओ। 2D, वेरी गुड, ये एक प्रकार का 2D प्रोजेक्शन है। और बताओ। इसे मल्टी व्यू प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं, क्योंकि आप लोगों को अलग अलग व्यू बनाने पड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, टॉप व्यू, समझ रहे हो, एक व्यू में हमको अच्छे से समझ में नहीं आता है। चलिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन या तृतीय कोण प्रक्षेप बोल दो या तृतीय कोण प्रक्षेपण बोल दो, इसमें राइट साइड व्यू कहां पर होता है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, देखो जब भी आप लोग प्रोजेक्शन हम लोग बनाते हैं तो 2 प्लेन का यूज होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी क्षैतिज तल, एक होता है वर्टिकल प्लेन यानी ऊर्ध्वाधर तल। अगर आप लोग वस्तु को यहां पर रख रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख रहे हो, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, और अगर आप लोग वस्तु को यहां पर रख रहे हो तो इसको बोलते हैं आप लोग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो देखिए दोस्तों थर्ड एंगल यहां पर आप लोग एक एग्जांपल समझिए, ये आपका वर्टिकल प्लेन था और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन था, हमने वस्तु को यहां पर रख दी। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो वस्तु होती है उसको थर्ड क्वाड्रेंट में रखते हैं,
जो इसका चित्र बनेगा, जो इसका प्रोजेक्शन बनेगा वो इस वाले प्लेन में बनेगा, जिसे आप लोग प्रोजेक्शन प्लेन बोल सकते हो, और जो ऑब्जर्वर होता है वो यहां पर होता है। तो देखिए दोस्तों, जब ऑब्जर्वर यहां से देखेगा तो इसका ये फ्रंट व्यू बनेगा यहां पर, जब ऊपर से देखोगे तो ये बनेगा टॉप व्यू। ये चीज क्लियर है? अब इसको आप किताब की तरह खोलोगे तो टॉप व्यू कहां पर चला जाएगा? फ्रंट। देखो, वर्टिकल प्लेन को तो ऐसे कैसे रखना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को घुमा के 90 डिग्री से घुमाना है क्लॉकवाइज, तो टॉप व्यू कहां पर आ जाएगा? फ्रंट व्यू के ऊपर आ जाएगा। पहली चीज क्लियर है दोस्तों? जब यहां से देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे, तो यहां पर जो प्लेन होगा वहां पर उसका चित्र बनेगा। जब राइट साइड से देखोगे तो यहां पर बनेगा। अब जब आप लोग इसको किताबों की तरह खोलोगे तो दोस्तों क्या होगा, ये आपका देखो यहां पर ये जो किताब है जब खुलेगी तो फ्रंट व्यू के जस्ट बगल में होगी ना, है ना, और सामने से देखें तो फ्रंट व्यू के राइट साइड में होगी। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो राइट हैंड साइड व्यू होता है वो फ्रंट व्यू के राइट में होता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू होता है वो फ्रंट व्यू के लेफ्ट में होता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, जो राइट हैंड साइड व्यू होता है वो फ्रंट व्यू के लेफ्ट में होता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू होता है वो फ्रंट व्यू के राइट में होता है। आ गई बात समझ में? चलो, तो राइट साइड व्यू कहां पर होगा? फ्रंट व्यू के राइट में होगा। क्लियर? सर व्हाट इज HPVP? HP है हॉरिजॉन्टल प्लेन क्षैतिज तल, VP है वर्टिकल प्लेन यानी ऊर्ध्वाधर तल। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर। आराम से करिए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो कोई भी एक एग्जांपल ले लो आप। When a thin flat geometrical surface is oriented perpendicular to the horizontal plane and parallel to the vertical plane, its projection onto the horizontal plane will appear as a। देखो, ज्योमेट्रिकल सरफेस कुछ भी ले लो आप, चाहो ट्राइंगुलर शेप की ले लो या सर्कुलर शेप की ले लो, रेक्टेंगल, जो आपकी इच्छा हो वो ले लो। तो देखिए दोस्तों, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये एक वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। आपने क्षैतिज तल के तो लंबवत रखा है और वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर रखा है, ठीक है। तो जैसे मान लो एक मैं सर्कुलर शेप की ले रहा हूं मैं, तो ये वर्टिकल प्लेन के जस्ट पैरेलल हो गया और हॉरिजॉन्टल प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर हो गया सर्किल। तो जब आप लोग फ्रंट से देखोगे तो इसका फ्रंट व्यू बनेगा एक सर्किल, और जब टॉप से देखोगे तो आपको केवल एक लाइन ही नजर आएगी। टॉप व्यू जो इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो टॉप व्यू बनेगा ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो इसका प्रोजेक्शन बनेगा वो एक सिंपल एक लाइन होगी, वो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अरे पॉइंट कहां से बनेगा यार, कैसे बात कर रहे हो आप, हैं? पॉइंट कैसे बनेगा? जब आप लोग ऊपर, आप एक चीज मुझे बताओ, जो हम खाने में रोटी खाते हैं, रोटी को ऊपर से देखोगे तो आपको एक ऐसे लाइन नजर आएगी या फिर आपको एक पॉइंट नजर आएगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, एक लीवर में प्रयास भुजा दी गई है और भार भुजा दी गई है, वेलोसिटी रेशो क्या होगा? तो वेलोसिटी रेशो क्या होगा? देखो, अब कई बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, मेरी बात आप लोग समझ लो, ठीक है। दोस्तों, कोई भी मशीन होती है उसकी एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होती है, यह बात आप लोग जानते हो। एक आइडियल मशीन, आदर्श मशीन की, और वास्तव में कोई भी मशीन आदर्श नहीं होती है, जैसे कोई भी इंसान आदर्श नहीं होता, भैया मेरे में भी कमियां है, आप में भी है, सब में होती है कुछ ना कुछ कमियां। तो जो आइडियल मशीन हम लोग किसको बोलोगे? जिसकी एफिशिएंसी क्या होगी? 100% होगी। बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर हम लोग बात करें किसी भी मशीन की मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ, एफिशिएंसी और वेलोसिटी रेशो यानी वेग अनुपात में क्या संबंध होता है? तो मैकेनिकल एडवांटेज होता है एफिशिएंसी इंटू वेलोसिटी रेशो, ये बात जानते हो क्या आप?
तो अगर कोई आइडियल मशीन है, आदर्श मशीन है, तो उसकी एफिशिएंसी 100% का बराबर 1, तो अब उसका मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो बराबर हो जाएगा। तो अगर कहीं पर आपको जरूरत पड़ रही है तो उस मशीन को आदर्श मशीन मान सकते हो। तो बेसिकली मैकेनिकल एडवांटेज अगर मैं निकालता तो क्या होता, एफर्ट आर्म बटे लोड आर्म, यही इसका वेलोसिटी रेशियो भी हो जाएगा। तो एफर्ट आर्म कितना दिया हुआ है 120, लोड आर्म दिया हुआ है 30, 120 बटे 30 कितना हो गया 4, ऑप्शन नंबर सी। आ रही है बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? क्लियर है? बताओ। अब दोस्तों एक मशीन की एफिशिएंसी दी गई है यहां पर साफ 70%, तो अब 100% मत मान लेना, ठीक है। तो एक मशीन का वेलोसिटी रेशियो, वेग अनुपात आपको दिया हुआ है 10, मशीन की एफिशिएंसी आपको दी गई है 70%, या इसको मैं 70/100 भी बोल दूं, बहुत बढ़िया। आपको कितना लोड, कितना भार आप लोगों को उठाना है गुरुजी, 700 न्यूटन का उठाना है, तो आपको कितना एफर्ट यानी कितना प्रयास लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला आपको पता है, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड दिया हुआ है 700 बट्टे एफर्ट, एफिशिएंसी दी गई है 70/100, वेलोसिटी रेशियो कितना है, वेलोसिटी रेशियो कितना है 10 है, ठीक है। तो ये 700 से ये 700 कट गया, एफर्ट का मान आ गया 100, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? कई बच्चे ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, देखो कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक करी है बताओ। ठीक है, दो गतिशील कण, एक कण है ए, एक कण है बी, गति कर रहे हैं दोनों, दोनों के लिए हमने एक ग्राफ खींचा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, यानी उनका विस्थापन समय के साथ में कैसे हो रहा है। तो बोला जा रहा है दोनों का ही एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, जो ए वाले की जो स्ट्रेट लाइन आ रही है वो जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आ रही है, और बी वाले की जो आ रही है वो जमीन से 60 डिग्री के कोण बनाते हुए आ रही है। तो ए और बी के का अनुपात बताओ। तो आपको पता है अगर आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो इसका जो स्लोप होता है, जो इसका ढाल होता है, वो आपको वेलोसिटी देता है। तो ए वाले का ग्राफ ये रहा, इसका स्लोप क्या होगा, ए वाले की वेलोसिटी देगा, तो ए वाले की वेलोसिटी क्या होगा, इस ग्राफ का स्लोप निकाल लो। किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा, थीटा जहां पर हॉरिजेंटल से कितना कोण बना रहा है, तो tan 30 आ गया। बी वाले की वेलोसिटी आ जाएगी कितना, tan 60, तो tan 30 होता है 1/√3 और tan 60 होता है √3। तो जब आप लोग रेशियो लेंगे तो 1:3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है दोस्तों, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? चलिए बताइए इसका आंसर। एक कण एक्स अक्ष के अनुदिश एक सीधी रेखा पर गति कर रहा है। दोस्तों इसको जैसे मान लो, अगर आप लोग एक्स अक्ष माने तो बिल्कुल ऐसे ऐसे जा रहा है, ये बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है। हमने कोशिश करी इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने की, वेग समय ग्राफ बनाने की। इसका मतलब इसका वेग समय के साथ में कैसे परिवर्तित हो रहा है ये मैं जानना चाह रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर समय मान लेते हैं 0 सेकंड था, यहां पर 1 सेकंड था, यहां पर 2 सेकंड था, 1 2, यहां पर 3 सेकंड, यहां पर 4 सेकंड। तो जब मैंने ग्राफ देखा ना तो ग्राफ कुछ इस टाइप का है इसका। वे क्वेश्चन में बोला गया है पूर्ण अर्धवृत्त, एक ऐसा आया अर्धवृत्त, सेमी सर्किल शेप में आया, ठीक है, जिसका शिखर, दोस्तों परफेक्ट सेमी सर्किल का मतलब क्या है, बिल्कुल ऐसा, ऐसा नहीं कि यार कहीं से ऐसा हो गया कहीं पर ऐसा, है ना, बिल्कुल ऐसा परफेक्ट। तो जिसका शिखर 2 मीटर पर सेकेंड है, मतलब इस पॉइंट पे जो वेग है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है। दोस्तों आपको था ना कुल विस्थापन कितना हुआ,
तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल, वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। तो अगर आपको देखना है कि वो 4 सेकंड तक टोटल कितना विस्थापन कवर कर लिया, तो आप लोगों को ये एरिया निकालना है। दोस्तों ये एरिया कैसे निकालता है, सेमी सर्किल का एरिया कैसे निकालता है? मुझे तो सर्किल का तो आता है, सेमी सर्किल का नहीं आता। अब क्या करें यार? देखो दोस्तों, ये आपका सर्किल है, इसका आता है, सॉरी इसका आता है सर्किल का, तो जो सर्किल का होता है उसका आधा कर लो। अब दिक्कत यह है कि गुरुजी हमको रेडियस नहीं पता। कैसे नहीं पता रेडियस? आपको पता है, आप इसको मान लो या इसको मान लो, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ठीक है? तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 कर दो। पाई रेडियस का मान है 2, अरे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा ना। अरे क्वेश्चन कैसा लगा? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? क्वेश्चन कैसा लगा? मजा आया नहीं आया? थोड़े से दिमाग के तार खुले या नहीं खुले? अरे दिमाग के तार खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे? पाई आर स्क्वायर बाय 2 लगाओगे तो आर का मान 2 इंटू 2, नीचे 2, 2 पाई 2 पाई 2। मजा आ रहा है नहीं आ रहा क्वेश्चन में? चलो आ जाओ, बताओ दोस्तों। डॉब्सन, इसको डॉब्सन यूनिट बोलते हैं, डॉब्सन यूनिट या डॉब्सन इकाई। दोस्तों इस मात्रक का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं बताइए? कोई बता सकता है क्या? जैसे अगर मैं बोलूं मीटर का इस्तेमाल करते हैं लंबाई को मापने के लिए, किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं द्रव्यमान को मापने के लिए, न्यूटन का इस्तेमाल करते हैं फोर्स को मापने के लिए, वैसे ही डॉप्सन यूनिट या डॉप्सन मात्रक का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? देखिए दोस्तों, ये रही हमारी पृथ्वी, पृथ्वी के चारों ओर है ओजोन गैस। तो ओजोन गैस ऐसे मिल मिल के एक ऐसे लेयर से बना रही है। तो इस ओजोन लेयर की मोटाई कितनी है, थिकनेस को मापने के लिए एक अलग ही मात्रक का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं डॉप्सन यूनिट। क्लियर है? क्लियर है? तो ओजोन लेयर की जो थिकनेस है, ये कॉलम गलत हो गया, ओजोन लेयर, ओजोन परत की मोटाई, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताएंगे। मीनामाटा रोग, इसका नाम कैसे पड़ा है? क्योंकि इस बीमारी का पता जो था वो मीनामाटा बे यानी खाड़ी जापान में, उसमें पता लगाया था। अब इस डिजीज में क्या हो जाता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब आपके ब्रेन वगैरह ढंग से काम नहीं कर पाएगा, आपका नर्वस सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, और काफी हजारों लोग इससे प्रभावित हुए। तो किस वजह से होता है दोस्तों? अगर किसी पानी में मिथाइल मरकरी काफी अधिक मात्रा में हो, ठीक है, तो वो मछलियों में भी जाएगा, और मछलियों में जाएगा तो जो इंसान खाएगा उसकी बॉडी में भी आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मिथाइल मरकरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। एक प्रजाति जो केवल एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन लास्ट में 400-500 क्वेश्चन एक साथ करवा दूंगा, ठीक है? मतलब कंप्यूटर के जो टीचर है वो 400-500 क्वेश्चन एक साथ करवा देंगे, है ना? तो आप, कई बच्चे बोलते सर आईटी लिटरेसी का क्वेश्चन नहीं था, तो वो कंप्यूटर के लास्ट में एग्जाम से पहले 500-700 क्वेश्चन एक साथ करवा दिया जाएगा, क्योंकि मुझे कंप्यूटर नहीं, मतलब मैं कंप्यूटर पढ़ाता नहीं हूँ, मैं बहुत टाइम हो गया मेरे को। ठीक है, आ जाओ। तो एक प्रजाति जो केवल एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है उसको क्या बोलेंगे? अब जैसे बोले कुत्ते की बात करें तो यार तो अलग अलग जगह पाई जाती है, ऐसा तो है नहीं कि भारत के पर्टिकुलर किसी एरिया में पाई जाती है ये वाली प्रजातियां। ठीक है, तो अगर कोई प्रजाति किसी पर्टिकुलर रीजन में ही पाई जाती है, जैसे मान लो स्पेशल प्रकार के कुत्ते हैं, कोई प्रजाति है ना, तो ऐसी प्रजाति को हम लोग बोलेंगे एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मजा आया नहीं आया? कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर आप लोग डेली क्लास में आएंगे तो मजा आएगा, डेली शाम को 4 बजे, वरना फिर आप बोलोगे कि सर आप क्लास क्यों